उसमें आगे बढ़ेंगे। तो नंपाई एरे और लिस्ट के डिफरेंस में दो डिफरेंस हमने देखे थे प्रैक्टिकली। उसके अलावा नंपाई एरे के अपने कुछ हम फीचर्स देख रहे हैं। जैसे प्रिंट ऑप्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लिस्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। अब मान लीजिए आपके पास किसी भी एरे के अंदर कुछ एम्प्लॉयज की सैलरीज रखी हुई हैं। मान लो किसी की 12,000, किसी की 11,000, किसी की 30,000। अब आपको क्या करना है, हर किसी की सैलरी 5% बढ़ानी है। जिसकी सैलरी जितनी है उसका 5% इंक्रीमेंट करना है। अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी अप्रोच क्या होगी, एक लूप लेकर आओगे, एक एक सैलरी को इटरेट करोगे लूप से, और हर सैलरी पर 5% बढ़ाकर उसमें ऐड कर दोगे। तो अब अगर मैं इस काम को मैनुअली करके दिखाऊं, फॉर एस इन सेल, अब इसके अंदर पहली सैलरी आ गई। अब इसका 5% निकालेंगे तो ये हो गई एस मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100। तो जो भी इसमें आया उसका 5% आ गया। अब 5% जोड़ना है, तो एक्चुअल सैलरी में 5% जोड़ दिया। ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आया आप उसे वापस एरे में रखना चाहो या एक नया एरे में स्टोर करना चाहो, आप कर सकते हो। फिलहाल मैं एक लूप लगाकर सिर्फ दिखा देता हूँ। तो 12,000 वाले की 12,600 हो गई, 5% बढ़ गई। 11,000 वाले की 11,500 हो गई, एंड सो ऑन। अब अगर मेरे पास लिस्ट है तो मेरे पास यही एक तरीका पॉसिबल था जो आपने भी एरे से करके दिखाया है। लेकिन एरे के अंदर एक फीचर होता है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई भी ऑपरेशन जो एरे के एलिमेंट्स पर किया जाना है, आपको एलिमेंट पर करने की जरूरत ही नहीं है। आप उस ऑपरेशन को एरे पे कर दो, ऑटोमेटिकली एरे अपने अंदर लूप लगा के वो ऑपरेशन अपने एलिमेंट्स के लिए कर देता है। क्या कहना चाह रहे हो कि ये करने की जरूरत नहीं? हमने कहा ये करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करो, जो सैलरी वेरिएबल है इसी पर ये काम कर दो। सैलरी गुणा 5/100। तो इसका मतलब ये एक एरे है। तो इस एरे पर किए गए ऑपरेशन एरे के एलिमेंट्स पर अपने आप कर दिए जाते हैं, और ऑटोमेटिकली जो ऑपरेशन से रिजल्ट बना है उसको एक नए एरे में रख भी दिया जाता है। आपको कोई अपेंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर न्यू सेल नाम से कोई वेरिएबल बनाऊं तो आप देखना कि ये काम शायद हमारा हो चुका है। अब इसमें क्या करना था, पुरानी सैलरी को साथ में लेके चलना था। So this feature is known as broadcasting. But on the other hand, suppose if you are having list, मान लो ये सब कुछ मेरे पास एक लिस्ट में था, प्लेन लिस्ट, एरे नहीं था। और अगर मैं इस पे ऐसे कर दूं, लिस्ट मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100, सॉरी तो एरर आ जाएगी। लिस्ट में थोड़ी ऐसे चलता है, लिस्ट के एक एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। तो ओनली ऑप्शन इज कि आप लूप लगाओ, एक एक एलिमेंट आपको मिलेगा, उस पर ये काम करना। डायरेक्ट लिस्ट पे नहीं कर सकते। एरे क्या कह रहा है, चाहो तो लिस्ट की तरह एक एक एलिमेंट पे जाके कर लो, और चाहो तो डायरेक्ट मुझे दे दो, मैं अपने आप जाके इस काम को करके आ जाऊंगा। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है एरे पे कोई भी ऑपरेशन अगर आप करते हैं तो वो ऑपरेशन एरे के एलिमेंट्स पर ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है। आपको लूप लगाकर एक एक एलिमेंट तक जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। चलो, अब
कुछ और बेसिक करके देखते हैं। कि मान लो, ये तो चलो मैंने सैलरी वाला एग्जांपल दे दिया समझाने को। सिंपल सा एरे बनाते हैं कोई, np डॉट एरे, और मान लो इसमें मैंने 10 20 30 रख दिया बस। अब मुझसे कहा कि इस एरे के हर एलिमेंट में +2 कर दो, a+2। ए कौन है? एरे। एरे पर किया गया प्लस एरे के एलिमेंट पर हो जाता है, और एक नए एरे में उस रिजल्ट को रखकर वापस दिया जाता है। हेलो, 10 का 12, 20 का 22। तो सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो। तो दिस इज नोन एज एरे ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट्सएप पे इस तरह का एक ग्रुप भी होता है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप। शायद आप लोगों ने कभी बनाया ही नहीं होगा, लेकिन जाने अनजाने में आप उस ग्रुप के मेंबर हो सकते होगे। ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्या होता है? मान लो व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दिया गया, इसमें बहुत सारे मोबाइल नंबर ऐड कर दिए गए। अब कोई बंदा इस ग्रुप में जब मैसेज डालेगा तो वो ग्रुप में नहीं जाएगा, जितने लोग एडिड हैं सबकी पर्सनल विंडो पे जाता है, और इन लोगों को लगता है कि सीधे बात मुझसे हो रही है, जबकि इससे बात डायरेक्ट नहीं हो रही है, बात तो ग्रुप में ही हो रही थी। ग्रुप में कुछ नजर नहीं आएगा, एक एक मेंबर जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में एडेड है उसकी पर्सनल विंडो पे चैट आती है। तो इस तरह के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। तो अब यहां पे सेम कॉन्सेप्ट को एरे के साथ बोला गया, ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस। एरे पर किए गए ऑपरेशन एरे के एलिमेंट पर हो जाएंगे। अब ब्रॉडकास्टिंग भी हम, पहला लेवल तो यही है कि किसी भी स्केलर वैल्यू के साथ करेंगे। अब हम दो एरे का भी ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, जो परसों किसी ने क्वेश्चन पूछा था। मान लो ये ए नाम का एरे है, और एक एरे और है मेरे पास बी नाम का। मान लो यहां पर 5 6 7 कर दिया। तो पाइथन की लिस्ट में क्या होता था? अगर मैं a+b कर दूं तो कॉन्कैटिनेशन, यानी कि दो लिस्ट मर्ज होकर तीसरी लिस्ट में आ जाती थी। जबकि नंपाई में ऐसा करने के लिए कॉन्कैटिनेट या कॉन्कैट नाम का फंक्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो एरे पर हम दो एरे पर, इस पिक्चर में और इस पिक्चर में डिफरेंस क्या है? ये वाली और ये वाली। यहां पर पहले वाले में एक एरे है और दूसरा स्केलर है। पहला एरे है और दूसरा स्केलर है। स्केलर का मतलब होता है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। तो पाइथन में स्केलर शब्द को जनरली हम इन चारों के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं कि स्केलर वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, मतलब जो सिंगल एंटिटी होती है उसको स्केलर कहते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर पहला वाला भी एरे है और दूसरा वाला भी क्या है? आपका एरे है। तो जब आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन किसी एरे का किसी स्केलर वैल्यू के साथ करते हैं, तो वो ऑपरेशन हर एलिमेंट पर किया जा सकता है, सामने दिख रहा है। लेकिन जब कोई भी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दो एरे पर करते हैं, तो ये हमारा पैरेलल इटरेशन के अकॉर्डिंग होता है। पैरेलल इटरेशन का मतलब है पहले वाले एरे का एलिमेंट, मेरे वाले एग्जांपल में 10, और दूसरे वाले एरे का एलिमेंट मेरे एग्जांपल में 5, ये दोनों मिलकर 15 हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर 26 हो जाएंगे, और ये दोनों मिलकर 37 हो जाएंगे, और एक नया एरे लाकर आपको दे दिया जाए। आप उसे किसी वेरिएबल रखना चाहें तो रख लें, मैं बस प्रिंट करा के आगे बढ़ जाता हूँ।
ठीक है। तो ये पैरेलल इटरेशन, अगर मैं इस काम को कहूँ ए नाम की लिस्ट है, बी नाम की लिस्ट है, करके दिखाओ, तो आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, साथ में जिप फंक्शन लगाना पड़ेगा। आधे से ज्यादा भूल चुके होंगे, जिप नाम का फंक्शन कुछ होता भी है पाइथन में। इसका काम यही होता था, पैरेलल इटरेशन करना। ठीक है। एरे कह रहा है कि मेरे साथ आओ, ये सब एब्स्ट्रैक्शन है, इन सब बातों को सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा दो एरे पर अर्थमेटिक कर दो। बिहाइंड द सीन में अपने आप लूप लगाऊंगा, अपने आप जिप चलाऊंगा, आपको दिखेगा ही नहीं। तो शायद अब और ज्यादा बेटर पोजीशन में आ गए कि भाई एरे ज्यादा क्यों प्रेफर करे जाते हैं ओवर लिस्ट, जैसे जैसे हम एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि हमें अपना कोड कम लिखना पड़ रहा है, जितना आगे बढ़ते जाओगे आपको अपना कोड चाहोगे कम से कम लिखना पड़े, और जो नई चीजें मिल रही हैं उनका कोड लिखा जाए, पुराने वालों का कोई तरीका मिल जाए कि बिना लिखे ही काम हो जाए। तो एरे कुछ ऐसा फील आपको दे रहा है। ठीक है। तो इस वाली अप्रोच में बस इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब दो एरे पर ब्रॉडकास्टिंग होती है तो साइज सेम होना चाहिए। एक का साइज 4, एक का साइज 3 है तो नहीं चलेगा। दोनों सेम साइज के होने चाहिए, कम ज्यादा तो भी नहीं चलेगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप आसानी से कर सकते हो। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। हम्म। हाँ, तो स्ट्रिंग के साथ दूसरे एलिमेंट अगर स्ट्रिंग है तो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, बाकी तो चलेंगे नहीं, एरर आएगी। तो ये जो ऑपरेशन है ये न्यूमेरिक एरे पर चलेंगे, स्ट्रिंग एरे पर नहीं चलेंगे। ब्रॉडकास्टिंग, इफ वी वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, अगर हम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं ऑन ईच वैल्यू ऑफ एरे, एरे की हर वैल्यू के लिए, देन वी सिंपली नीड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। हमें वो ऑपरेशन सिंपली परफॉर्म कर देना है किसके ऊपर, एरे के ऊपर। ठीक है। एंड इट विल बी ब्रॉडकास्टेड टू ईच वैल्यू। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी एरे की हर वैल्यू के लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम वो ऑपरेशन एरे की हर वैल्यू को ना करके सीधा एरे पर कर देते हैं, और एरे उस ऑपरेशन को ब्रॉडकास्ट कर देता है अपनी हर वैल्यू के लिए। इस प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसे आपने कोई एरे बनाया, इस एरे के अंदर आपने 3 एलिमेंट रखे, अब आप मल्टीप्लाई करते हो 5 की एरे के ऊपर, तो ये ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी और एलिमेंट बाई एलिमेंट आपकी हो जाएगी। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग से जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हमेशा एक नया एरे बनकर हमारा आएगा। ठीक है। दो एरे के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब दोनों एरे का साइज कैसा होगा, हमारा सेम होगा। ठीक है। अब हमारे पास कोई भी एरे है, ब्रॉडकास्टिंग का एक और एग्जांपल, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा, और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मैंने लिखा यहाँ पर 16, 25, 100। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस एरे के हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकाला जाए, इस एरे की हर वैल्यू का फैक्टोरियल निकाला जाए, इस एरे की हर वैल्यू के लिए हमें इवन ऑड चेक करना है। तो इस एरे की हर वैल्यू पर हम कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, और मान लीजिए स्क्वायर रूट का एग्जांपल लें, तो नंपाई के अंदर SQRT नाम से एक फंक्शन होता है। SQRT फंक्शन कहता है लाओ
मुझे एरे दे दो, मैं एरे का स्क्वायर रूट नहीं करूंगा, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ब्रॉडकास्ट करूंगा और उनका स्क्वायर रूट करके एक नए एरे में रखकर आपको दे दूंगा। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। तो इंटेंशनली मैंने ये फिगर लिए जिससे कि वेरीफाई करना आसान हो जाए। अगर ये लिस्ट होती तो लूप लगा के ही करना पड़ता, डायरेक्ट लिस्ट को स्क्वायर रूट के साथ यूज नहीं किया जा सकता। तो अब ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? इस तरह के सारे ऑपरेशन ब्रॉडकास्टिंग है। मैं आपको बाकी ऑपरेशन करके नहीं दिखा रहा हूं, है ना? एक आइडिया आपको लग गया कि हाँ ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है। तो चाहे ऑपरेशन आपका अर्थमेटिक वाला हो स्केलर के साथ, तो ये आपका ब्रॉडकास्टिंग स्केलर के साथ हो गई। ये ब्रॉडकास्टिंग नंपाई के फंक्शन के लिए हो गई। ये दो एरे की ब्रॉडकास्टिंग हो गई। तो इस तरह से हम एरे की ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। अब एक और डिफरेंस देखेंगे। इस बार मैंने रैंडम मॉड्यूल का यूज करके रैंडम इंटीजर जनरेट कर लिया। लेट अस सपोज मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक 10 वैल्यू जनरेट कर दो। अब आपकी कुछ और जनरेट होंगी, मेरी कुछ और जनरेट हो रही हैं। तो मैंने एक एरे बनाया जिसमें रैंडमली 10 वैल्यू रख दी। हर वैल्यू 1 से 100 के बीच में कुछ आई है। आप अपना चलाओगे कुछ और आएगी, मैटर नहीं करता। अब हम क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि इस एरे के अंदर से हमें इवन एलिमेंट लाकर दे दो। इस एरे से इवन एलिमेंट लाकर हमें दे दो, और जो इवन एलिमेंट आए वो एक नए एरे में रख देना। तो अब हमारे पास एरे के साथ दो तरह की स्लाइसिंग होती है। पहली स्लाइसिंग जो आप पाइथन से जानते हैं, जैसे ये हो गई आपकी इंडेक्स बेस्ड। दूसरी होती है बूलियन या कंडीशन बेस्ड। क्या मतलब है इसका? अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूं इस एरे के अंदर जो मेरे पास है, आपके पास क्या होगा, आपने देखा होगा अपना। मुझे शुरू के 3 एलिमेंट चाहिए, तो ये लो, शुरू के 3 एलिमेंट आ गए जो हम स्लाइसिंग करते थे। मुझे बीच के सारे एलिमेंट चाहिए, पहला नहीं चाहिए, आखिरी नहीं चाहिए, ये लो, पहला नहीं आएगा और आखिरी नहीं आएगा, बीच के सारे आ गए। तो ये सब स्लाइसिंग मैं आपको पाइथन में जब पहली बार स्ट्रिंग पढ़ाई थी, पढ़ा चुका हूं। अब बूलियन स्लाइसिंग पहली बार पढ़ेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एरे के साथ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाते हैं। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या? इवन की कंडीशन लिख दो। तो सर इवन की कंडीशन किसी नंबर पे लिखी जाएगी। हमने कहा नंबर पे नहीं, सीधा एरे पे लिखो। ए रिमाइंडर 2 = 0। तो अब इसको बोलते हैं एरे बूलियन स्लाइसिंग। दैट मींस इस वाले एरे से वो एलिमेंट फिल्टर होकर मिल जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो एरे के हर एलिमेंट पर ये रूल अप्लाई होगा। 20 ट्रू, 20 का 2 से रिमाइंडर लो, 0 आता है।
तो ये फिल्टर हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये हो गया, एंड सोन सोन सोन। अब सोचो अगर ये लिस्ट होती तो लिस्ट पे आप ये वाली स्लाइसिंग तो कर सकते हैं, ये वाली तो हो जाएगी लिस्ट पर, लेकिन ये स्लाइसिंग लिस्ट पे नहीं चलती है। लिस्ट में आपको एरर मिल जाएगी। सोचो अगर यही मेरे पास कोई लिस्ट होती, सिंपली ऐसी बना दी, और आपसे कहूं कि सर ऊपर वाली स्लाइसिंग चला दो, तो वो तो चलेगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो, लेकिन ये वाली नहीं चलेगी, एरर आ जाएगी। लिस्ट पर आप कॉन्कैटिनेशन प्लस से कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते, एरर आएगी। एरे पे चल रही है, तो इसका मतलब जो हमारा एरे है वो हमारी बुलियन स्लाइसिंग को भी सपोर्ट करता है। इंडेक्स बेस्ड स्लाइसिंग तो एरे में सपोर्ट होती ही होती है। अब वापस से ए वाले एरे में अगर हम आ जाएं, तो मैं एरे को फिल्टर करने के लिए मल्टीपल कंडीशन भी दे सकता हूं। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे इस ए नाम के एरे से इवन एलिमेंट दे दो, और साथ ही साथ जो इवन एलिमेंट होने चाहिए वो होने चाहिए जो हमारा पर्टिकुलर कंडीशन को और सेटिस्फाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो हमारा 10 से अबव होने चाहिए, मैं अपने वाले में बता रहा हूं। तो अब दो कंडीशन लिखनी पड़ेंगी, इवन भी होना चाहिए एज वेल एज 10 से बड़ा भी होना चाहिए। तो अब अगर मैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में दो कंडीशन लिखता हूं, तो हर कंडीशन को ब्रैकेट में लिखना होगा, दो तीन चार जितनी भी लिख रहे हो। और इनके बीच में पाइथन को याद करो, तो दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए बीच में क्या लगाते थे? लॉजिकल ऑपरेटर, या तो लॉजिकल एंड लगाओगे या लॉजिकल और लगाओगे। यानी कि आप या तो लिखते थे एंड या लिखते थे और। यहां पर एंड और लॉजिकल वाले ना चलकर बिटवाइज वाले चलते हैं, तो यहां पर ये लगाओगे, बिटवाइज एंड या बिटवाइज और। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर का एक यूज नमपाई के अंदर देखते हैं, अदरवाइज इनको बहुत कम हमने यूज करा है। बट नमपाई में जब बूलियन स्लाइसिंग करते हैं और एक से ज्यादा कंडीशन लगानी हो, तो आपको एक से ज्यादा कंडीशन लगाने के लिए बिटवाइज और का यूज करना होता है। और अगर एंड लगाओ तो बिटवाइज एंड का यूज करना होता है। तो अब इस एरे से वो एलिमेंट फिल्टर या स्लाइस होंगे जो इन दोनों कंडीशन को मान रहे होंगे, और लगाओगे तो कोई एक होगा।
पाइथन के नोट्स अगर किसी के पास हों, बस उम्मीद कम होगी अभी, बट अगर किसी पर होंगे तो मैंने शायद ये बात उस समय लिखी हो। मैं पढ़ा रहा था आपको बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जब मैंने पढ़ाए थे तो बिटवाइज एंड और एक्सॉर शिफ्ट ऑपरेटर। एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन में एक दिया है, नमपाई पांडास लाइब्रेरी में इनका यूज होता है, तो आज वो क्लास आ गई। जिनका कोर्स जनरेटिव एआई होगा वो फिर एक बार और देखेंगे जनरेटिव एआई में। सेट में इसका यूज कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको यूनियन इंटरसेक्शन में करके दिखा दिया था। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है नहीं, तो कोड इसका बना नहीं पाएंगे। बहरहाल, तो बूलियन स्लाइसिंग का मतलब है क्रिएटिंग न्यू एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग एरे बेस्ड ऑन कंडीशन, या फिल्टरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एरे इज कॉल्ड बूलियन स्लाइसिंग। तो आप सिंगल कंडीशन है तो एरे के अंदर डायरेक्ट लिखो, और एक से ज्यादा कंडीशन है तो हर कंडीशन को पैरेंथेसिस में लिखोगे, और उनके बीच में बिट वाइज एंड या बिट वाइज और लगाओगे। बिट वाइज एंड का मतलब है जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब आपके एलिमेंट फिल्टर होंगे। बिट वाइज और का मतलब है जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो एलिमेंट आपके फिल्टर होंगे। तो अब यहां तक आप उस पॉइंट पर आ गए हैं कि किसी को भी कॉन्फिडेंटली, प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड numpy एरे। एक तरफ लिस्ट लिख लेते हैं, एक तरफ एरे। पहला डिफरेंस, पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या स्टैंडर्ड पाइथन, पार्ट ऑफ numpy थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। लिस्ट में स्टोर डिफरेंट टाइप एलिमेंट्स। एरे स्टोर्स ओनली सेम टाइप एलिमेंट्स। एरे में हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट होंगे, लिस्ट में अलग अलग टाइप के एलिमेंट स्टोर आप कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस, कैन नॉट कंट्रोल मेमोरी यूसेज। कैन कंट्रोल मेमोरी यूसेज। अब मैं आगे डिटेल नहीं बता रहा, कोई पूछेगा क्यों नहीं कर सकते इसमें और क्यों कर सकते हो इसमें, तो क्या आंसर दोगे? इसमें आपने कह दिया कंट्रोल नहीं कर सकते लिस्ट की मेमोरी को, इसमें आप कर सकते हो। कैसे, इसके पीछे क्या तर्क है? डेटा टाइप है ना। लिस्ट के अंदर एलिमेंट का डेटा टाइप आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका मेमोरी यूसेज क्या है। यहाँ पर आप इंट 8, 16, 32, 64 जितनी बड़ी वैल्यू चाहिए उसके हिसाब से टाइप लगाकर कंट्रोल
कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला, अभी आपने देखा ब्रॉडकास्टिंग डज नॉट सपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट शब्द अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हो गया। अगर आप इंटरव्यू में ये शब्द बोलते हो कि लिस्ट में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है, एरे में होती है, तो तैयार रहो अगले क्वेश्चन के लिए। पूछेगा ब्रॉडकास्टिंग किसे कहते हैं, तो आप खुद ही अपना इंटरव्यू चला रहे होते हो। आप जो किसी क्वेश्चन का आंसर आप इंटरव्यू में देते हो, उन आंसर में जो शब्द आप इस्तेमाल करोगे, अगला क्वेश्चन उन्हीं में से कोई एक बनने वाला है। यही होता है जनरल इंटरव्यू के अंदर। बहरहाल, अगला डिफरेंस, अभी जस्ट आपने देखा कि लिस्ट सपोर्ट्स ओनली इंडेक्स बेस्ड स्लाइसिंग, जबकि यहां पर सपोर्ट्स बोथ इंडेक्स एंड बुलियन बेस्ड स्लाइसिंग। अब लिस्ट के अंदर अगर हम देखें, तो जो हमारा डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, उसके कितने पाइथन की तरफ से सपोर्ट है? हमने कहा मिन, मैक्स, सम, लेन, बस इतना ही। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा करना है तो स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, फिर उसके अंदर मीन निकालने का, मीडियन निकालने का, या मोड निकालने का, या और जो फीचर होते हैं स्टैट्स के, उनके फंक्शन आए थे। लेकिन जब हम नंपाई की बात करते हैं, तो नंपाई एरे के अंदर अपने खुद के सारे फंक्शन हैं। मिन, मैक्स, मीडियन, मोड, जितने हमने पढ़े हैं स्टैट्स के अंदर, लगभग सारे फंक्शन आपको numpy एरे के अंदर स्टैट्स के सारे मिल जाते हैं। तो अलग से कुछ और इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लिस्ट अपने आप में स्टैटिस्टिक्स को फोकस करके बनाई गई थी, ऐसा नहीं है। बेसिक ऑपरेशन लिस्ट में आ गए थे, मिन, मैक्स, सम। इसके अलावा के लिए आपको किसी और लाइब्रेरी पर डिपेंड करना पड़ेगा। नंपाई एरे कह रहे हैं हमारी किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हमारे पास अपना सब कुछ होता है। तो इस बात को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ। पुअर सपोर्ट फॉर स्टैट्स एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो मैंने इस वर्ड को लिखकर आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर स्टैट्स एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो ये आपका लिस्ट और एरे में डिफरेंसेस वाला पॉइंट हो जाता है। सारी बातें आपकी आंखों से देखी हुई हैं, सिर्फ इसको छोड़ दो तो अभी वो भी पूरा हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लास में, एरे के अंदर जो एलिमेंट है, क्या कोई वो कंटेनर टाइप का हो सकता है? तो उसका आंसर आज थोड़ा सही से मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा टाइप का नाम एनडी एरे रखा गया है, एरे नहीं रखा गया है। लोग एरे से बोल देते हैं,
एरे नाम से ऑफिशियली कोई वर्ड नहीं है पाइथन के अंदर। एनडी एरे नाम का डेटा टाइप है, नमपाई नाम की लाइब्रेरी है। एरे क्यों बोल देते हैं? पास्ट में लैंग्वेजेस जो आई हैं उसमें एरे नाम का ही डेटा टाइप होता था, इसलिए एरे को जनरली लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, हम भी बोल ही रहे हैं, लिख भी रहे हैं। ऑफिशियली किसी बुक में एनडी एरे लिखा मिलेगा, ठीक है, एरे लिखा मिलेगा थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को समझाने में। तो अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है आपका अगला कि जो एनडी शब्द है, एनडी एरे, इसको ये नाम क्यों दिया गया वो समझेंगे। किसी भी एरे के अंदर आपने कोई एरे बनाया, अगर उस एरे के अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं अगर वो स्केलर टाइप के हैं, स्केलर एलिमेंट है, स्केलर का मतलब मैंने बता दिया, एक बार फिर लिख देता हूं। स्केलर को हम नमपाई की टर्म में या तो इंटीजर मानते हैं, या फ्लोट मानते हैं, या स्ट्रिंग मानते हैं, या बुलियन मानते हैं। इन चारों डेटा टाइप को हम लोग स्केलर टाइप मान के चलते हैं नमपाई के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, या आगे मशीन लर्निंग एआई में जाओगे उसके कॉन्टेक्स्ट में भी यही बात रहेगी। ठीक, तो अब ऐसा एरे जो हमारा स्केलर वैल्यू को अपने अंदर रखता हो, ऐसे एरे को बंडी एरे कहा जाता है। तो बंडी एरे का मतलब होता है ऐसा एरे जिसके अंदर सारी वैल्यू स्केलर हो। इसका मतलब ये हो गया, पिछले 2-3 क्लासेस में जो भी हम एरे बना रहे थे वो या तो इंटीजर का बना रहे थे या फ्लोट का या स्ट्रिंग का, जनरली इंटीजर फ्लोट का ही बना रहे थे। तो वो सारे एरे जो आज तक हमने पढ़े हैं, अगर आप उसमें एन को डिफाइन करना चाहो तो एन का मतलब उसमें वन है। तो अभी तक पढ़े गए सारे एरे ऑटोमेटिकली वन डी एरे कहलाएंगे, है ना। अब अगर आप अपना एरे कोई बनाते हैं और उस एरे के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स अपने आप में एक वन डी एरे हो, हर एलिमेंट अपने आप में एक वन डी एरे हो, तो ऐसा एरे जिसका एलिमेंट, जिसके सारे एलिमेंट्स वन डी एरे हैं उसे हम टू डी एरे कहते हैं। तो जब एन टू को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब हमें यह बताया जा रहा है कि एरे के अंदर कौन है। एरे के अंदर सारी वैल्यू कैसी है हमारी, वन डी एरे। अब ये क्वेश्चन अगर आपके ब्रेन में आता है तो उसका आंसर भी थोड़ा सा आप खुद ही सोचोगे तो मिल जाएगा। आप बोलो सर मिक्स हो गया तो क्या होगा? मतलब एक स्केलर है, एक वन डी एरे है, फिर एक वन डी एरे और एक स्केलर है, तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप एरे का एक रूल, सारे एलिमेंट कैसे होंगे, सेम डेटा टाइप के, या तो सारे इंटीजर होंगे, या सारे फ्लोट होंगे, या सारे वन डी एरे होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि एक वन डी एरे और एक इंटीजर है, असंभव, क्योंकि एरे पढ़ रहे हो और एरे का रूल है कि सारे एलिमेंट का डेटा टाइप सेम होता है। ठीक है, अलग अलग हो ही नहीं सकते। चलो, ये हो गया हमारा टू डी एरे की कहानी। अब टू डी एरे को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। कैसे आगे बढ़ाया गया? अगर आपका टू डी एरे अपने अंदर जो बंडी एरे रख रहा है, टू डी एरे का मतलब हो गया एरे ऑफ बंडी एरेज, एरे ऑफ स्केलर बंडी एरे, एरे ऑफ बंडी एरेज टू डी एरे, एरे ऑफ थ्री डी एरेज। तो इस तरह से एरे आपका चलता हुआ चला जाएगा। लेकिन अभी हम टू डी एरे पर रुके हुए हैं, अभी थ्री डी फोर डी फाइव डी पर जाएंगे। टू डी एरे
के अंदर हर एलिमेंट 1D एरेज होते हैं। क्या ये 1D एरे सेम साइज के होंगे, अलग अलग साइज के होंगे? एग्जाम्पल के तौर पर, ये 1D एरे अपने अंदर 3 एलिमेंट रख रहा है। ये 1D एरे अपने अंदर 2 एलिमेंट रख रहा है। ये अपने अंदर 4 एलिमेंट रख रहा है। ये अपने अंदर 5 एलिमेंट रख रहा है। पॉसिबल है? हमने कहा पॉसिबल है। तो ऐसा 1D एरे जिसके अंदर सारे एलिमेंट अलग अलग साइज के हों, ठीक है, इसको बोलते हैं जैक्ड एरे। तो जैक्ड एरे ऐसा 2D एरे होता है जिसके अंदर आने वाले 1D एरेज अलग अलग साइज के होते हैं। अगर आपके 2D एरे के अंदर आने वाले जितने 1D एरेज हैं, सारे 1D एरेज सेम साइज के हैं, लेट अस सपोज 3 3 के कर दिए मैंने। अब सेम का मतलब कुछ भी हो सकता है, मैंने 3 3 के मान लिए। तो ऐसा 2D एरे जिसके सारे 1D एरे सेम साइज के होते हैं, इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ 2D एरे जिसमें सारे 1D एरे कैसे होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए। और अगर आपके 1D एरे अलग अलग साइज के हो गए तो अब उसको मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, अब उसको क्या बोलेंगे? जैक्ड एरे कहा जाएगा। numpy supports 2D array in the form of matrix only, not in the form of jagged array. jagged array आप मैनुअली अपना बना सकते हो, numpy से नहीं। तो numpy के अंदर अगर 2D array बनेगा तो वो मैट्रिक्स वाला ही बन सकता है, जैक्ड एरे वाला 2D एरे सपोर्ट नहीं होता है। तो इसीलिए लोग 2D एरे को मैट्रिक्स कह देते हैं। लेकिन इन जनरल हमेशा 2D एरे मैट्रिक्स होगा, ये बात गलत है। नंपाई का 2D एरे मैट्रिक्स होगा, ये बात 100% सच है। ठीक है, तो इस तरह से टर्म आता है आपका मैट्रिक्स का। सर, मैट्रिक्स में तो हमने वो रो कॉलम जैसा कुछ सुन रखा था, आपने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं। रो कॉलम क्या होता है हमारा? ठीक है, तो अब जो 2D एरे का अपना साइज है, उतनी रोज हमारी बनेंगी। और जो 1D एरे का साइज है, उतने कॉलम्स होते हैं। तो अगर मैं इसको रो कॉलम में डिफाइन करूं, रो कॉलम की फॉर्म में, तो रो किसको कहेंगे? यहां पर रो कहा जाएगा 2D एरे के साइज को, साइज ऑफ 2D। और कॉलम किसे कहा जाएगा, या कॉलम्स किसे कहे जाएंगे? ये कहलाएंगे हमारा साइज ऑफ 1D एरे। तो अब बताओ, ये यहां पर अभी मैंने जो लिखा हुआ है, ये वाला 2D एरे या ये वाली मैट्रिक्स को अगर मैं अपने रो कॉलम के हिसाब से डिफाइन करना चाहूं, बताओ इसमें कितने रो और कितने कॉलम होंगे? 1 2 3 4, 4 रो, और कॉलम कितने होंगे हमारे? 3। 12 के होंगे, 3 कॉलम होंगे। हर रो में 3 कॉलम आएंगे ना? ऐसे देखो, रो 4 ही है, 1 2 3 4, और ये क्या है? 3 कॉलम। अब पहली रो में जो एलिमेंट आएंगे, लेट अस सपोज 4 5 6, वो यहाँ लिखे होंगे ऐसे करके। दूसरी रो में जो एलिमेंट आएंगे, मान लो 1 2 3, वो यहाँ लिखे होंगे। तीसरी रो में जो एलिमेंट आएंगे, मान लो 0 1 0, वो यहाँ लिखे होंगे। मान लो यहाँ पर 2 4 6, तो वो यहाँ लिखा होगा 2 4 6। तो आपको ये पिक्चर दिखाई जाएगी जो आपको आसान लगेगी। बिहाइंड द सीन जो पिक्चर बनी होगी मेमोरी में, वो ये थोड़ी बनेगी। मेमोरी में थोड़ी रो कॉलम बनते हैं, मेमोरी में तो सब सीक्वेंस में होता है। तो मेमोरी के अंदर ये पिक्चर बनेगी जो फ्रंट में आपको ऐसे दिखाई जाएगी।
ठीक है। तो अब अगर हम नंपाई एरे के अंदर अपने एलिमेंट्स को 1D एरे रख देते हैं, तो वो एरे 2D एरे कहलाता है। अब इसी सीन को अगर आगे बढ़ा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि डिफाइन करो नंपाई 3D एरे किसे कहते हैं। नंपाई 3D एरे का मतलब ऐसा एरे है, एरे ही है, वो एरे ही, लेकिन इस एरे का हर एलिमेंट एक 2D एरे है। 3D एरे कहलाएगा। अब इसी सीन को थोड़ा आगे तक ले जाया जाए, तो अब अगर मैं आपसे कहूं बताओ फिर एनडी एरे क्या होता है। जैसे 2D एरे या 3D एरे है, ऐसे ही अब एनडी एरे की डेफिनेशन क्या बनेगी। एरे ऑफ, एरे ऑफ व्हाट, n-1D एरे। ठीक है, तो एरे ऑफ n-1D एरे। तो अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप का जो नाम रखा गया है उसका सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं कि क्यों रखने वाले ने उसका नाम ये रखा है। क्योंकि वो आपको यहां तक समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में 2D 3D एरे तक ही जाओगे, बट हमारे यहाँ तो एनडी एरे का कॉन्सेप्ट भी होता है कि आप एनडी एरे पे काम अपना कर सकते हो, n-1 डायमेंशन एरे, एनडी एरे। ठीक है, चलो भाई। अब 2D एरे मैट्रिक्स कहलाते हैं, और इनका यूसेज किस किस तरह के डेटा में है। किसी भी एक्सेल फाइल को अगर आप प्रोग्राम में लाना चाहते हो तो 2D एरे से दिखा सकते हो। आपके पास कोई CSV फाइल है, जेसन फाइल है, 2D एरे से दिखा सकते हो। आपके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को 2D एरे से दिखाया जाता है। 3D एरे में जनरली कलर इमेजेस रखी जाती हैं। जो कलरफुल इमेजेस होती हैं उनको जब पाइथन के प्रोग्राम में लाया जाएगा तो वो 3D एरे से हमारा दिखाई जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये बनेगा कैसे। 2D एरे, 2D एरे की डेफिनेशन लिखी हुई है, एरे ऑफ 1D एरेज, ऐसा एरे जिसके अंदर हर एलिमेंट 1D एरे होता है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, if size of all 1D arrays is same, then it is called matrix. If size is different, then it is called jagged array. NumPy supports only 2D array of matrix style. कागज में 2D array jagged भी होते हैं और मैट्रिक्स वाले भी होते हैं, बट NumPy के अंदर हमारा इतने ही होते हैं। कितने तरीके हैं 2D array बनाने के, ये मैंने 8-10 तरीके लिखे हैं। फटाफट इन्हें बना बनाकर आपको दिखा देता हूँ कि कितने तरीके से 2D एरे बनाया जा सकता है, जिसको आप मैट्रिक्स के नाम से भी जानेंगे। तो पहला तरीका है मैट्रिक्स बनाने का या 2D एरे बनाने का, np डॉट एरे फंक्शन। अब जब np डॉट एरे फंक्शन आप बनाते थे तो यहाँ पर एक लिस्ट पास करते थे, लेकिन अगर आप यहाँ लिस्ट पास करेंगे तो फिर अभी आपका 2D एरे बन जाएगा। जितनी नेस्टेड लिस्ट पास करी है उतनी रो, और हर नेस्टेड लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं उतने कॉलम। तो मान लो मैंने यहाँ पे 10-20 कर दिया, 20-40 कर दिया, 50-60 कर दिया। तो बताओगे जरा कि इस एरे में कितनी रोज कितने कॉलम बने होंगे। अब अगर मैं इस काम को सीधा लिस्ट ऑफ लिस्ट से करूं, सीधा लिस्ट ऑफ लिस्ट से, और इसको प्रिंट कराऊं,
तो क्या इसी स्टाइल में मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट होगा या एक साथ ही प्रिंट हो जाएगा? अगर आपको इसको रो कॉलम स्टाइल में दिखाना है तो लूप लगाओ, स्लैश एन लगाओ, स्लैश टी का कॉम्बिनेशन देखो। आपको एक हाथ पैर मारने पड़ेंगे, वर्क अराउंड करना पड़ेगा, तब कुछ निकलेगा। ये कह रहे हैं नंपाई एरे हमें तो बनाया इसलिए गया था कि हम मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सीधा 2D एरे प्रिंट करो नंपाई का, मैट्रिक्स स्टाइल में ही रो कॉलम में प्रिंट होगा, कोई स्लैश टी स्लैश एन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी में जो लिखा था ये वाला और सपोर्ट हो गया। पुअर सपोर्ट ऑफ स्टैट्स एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर स्टैट्स एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन। चलो, तो एरे बनाने का पहला तरीका ये हो गया, 2D एरे बनाने का पहला तरीका ये हो गया, लिस्ट ऑफ लिस्ट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ टपल, टपल ऑफ टपल, टपल ऑफ लिस्ट, ये भी कर सकते हैं। तो इसको टपल बना दोगे तो भी चल जाएगा। अंदर वाले को टपल बना दो, बाहर वाले को लिस्ट बना दो तो भी सही है। तो लिस्ट टपल में से कोई कुछ भी हो सकता है, सब चलने को तैयार है। अब वो सारे तरीके जो नंपाई 1D एरे बनाने के लिए आपको सिखाए गए थे, वही सारे तरीके नंपाई 2D एरे बनाने के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे बताओ पहला तरीका, एरे फंक्शन के बाद क्या बताया था मैंने दूसरा तरीका एरे बनाने का? ए रेंज फंक्शन बताया था। अब ए रेंज फंक्शन कह रहा है कि भाई मैं सिर्फ 1D एरे बनाने के लिए यूज होता हूँ, मेरा काम 2D एरे बनाना नहीं है, वो खत्म हो गया। अगला बताओ उसके बाद क्या पढ़ा था? ए रेंज के बाद अगला क्या तरीका था? जीरोस फंक्शन। वो कह रहा है हाँ, मुझसे आप 2D एरे बना सकते हो, तो कैसे बनाएंगे देखो, np डॉट जीरोस। अब जीरोस फंक्शन ये कह रहा है कि आप मुझे यहाँ पर साइज बताते हो, अगर वो साइज आप स्केलर में बताओगे तो फिर तो मैं 1D एरे बना दूंगा। लेकिन अगर आपने जो मुझे साइज बताया वो एक टपल की फॉर्म में बताया, और पहली वैल्यू उसमें हम मानेंगे रो, दूसरी वैल्यू हम मानेंगे कॉलम, तो अब मैं क्या बना दूंगा, मैट्रिक्स बना दूंगा 3/4 की, 12 के 12 एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ये वाला। तो जीरोस फंक्शन को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। जीरोस फंक्शन में अपना आर्गुमेंट जो दे रहे हैं, अगर वो सीधा साइज आर्गुमेंट स्केलर की फॉर्म में है तो 1D एरे बनेगा, और अगर हम जो साइज दे रहे हैं वो हमारा टपल है, तो उस टपल में पहली वैल्यू को रो माना जाता है और दूसरी वैल्यू को कॉलम माना जाता है। डी टाइप आप लगा सकते हैं, तो बार बार मैं डी टाइप नहीं बता रहा। चलो, अब बताओ जीरोस के बाद अगला फंक्शन क्या पढ़ाया था इसी काम को करने के लिए? वंस। तो अंदाजा हो ही गया, सब कुछ सेम मैनर में काम होगा। आपको बस बंस के अंदर टपल पास करनी है, रो कॉमा कॉलम फॉर्मेट में। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर जो आप लिख रहे हो ये आपकी रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। अगला फंक्शन क्या आता है हमारा? पुल। पुल फंक्शन कह रहा है कि मैं भी सेम मैनर में काम करूंगा, और यहाँ बता दो इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है। तो ये रो कॉलम और उसके बाद इनिशियल वैल्यू।
तो ऐसा नहीं है कि 3/4 में बना रहा हूं तो यही बनेगा। आप रो कॉलम पास करते हो, कितने आपकी मर्जी है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो कितना करना है। अगला बताओ क्या फंक्शन था पुल के बाद? लाइन स्पेस वाला। एक बार चेक करते लाइन स्पेस सपोर्ट करता है कि नहीं। डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं करेगा, रीशेपिंग के बाद करेगा। इसको छोड़ो। इससे अगला बताओ क्या था? लीनियर स्पेस के बाद अगला क्या था? रैंडम वाला। तो ये चलता है। तो रैंडम डॉट रैंडेंट। रैंडेंट में हम लो और हाई पास करते थे। लो, हाई। अब यहाँ पर हम जब साइज पास करेंगे तो टपल में पास करेंगे अपना। चलो मान लो इस बार 3x3 कर दिया। तो एक एलिमेंट रैंडमली एलिमेंट जनरेट करे जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। और जो रैंडमली एलिमेंट्स जनरेट करे जाएंगे वो 1 से 10 के बीच में होंगे, क्योंकि आपने ऐसा कहा है। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 की बनेगी। इसी तरह से यूनिफॉर्म भी था हमारा। रैंडम यूनिफॉर्म सेम मैनर में वो भी काम करता है। फ्लोटिंग की मैट्रिक्स बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं यूनिफॉर्म फंक्शन को। अब आगे देखो। कुछ फंक्शन ऐसे जो सिर्फ मैट्रिक्स बनाने के लिए यूज होंगे। जैसे एक फंक्शन है जिसका नाम है आई। आई फंक्शन क्या करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो। तो मेन डायगोनल हमारा जो होता है वो अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है, और डायगोनल मतलब विकर्ण की फॉर्म में आएगा। तो अब आप बताओ कि कितने बाई कितने की बनानी है। मैंने कहा 3/3 की बना दो। तो आई फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिखना है, टपल बना के नहीं लिखना है। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3।
ये डायगोनल कहलाता है इसका, मेन डायगोनल। तो मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको इस तरह की मैट्रिक्स का यूज करना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। अब मान लीजिए आप किसी एरे पे काम कर रहे थे, आपने यहाँ पर कोड लिखा एरे बनाने का, यहाँ कोड लिखा एरे बनाने का, बनाते 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 बहुत जुपिटर नोटबुक में आगे आ गए। अब आप भूल गए कि ए को मैंने 1D एरे बनाया था कि 2D बनाया था। ऊपर जाकर देखना पड़ेगा, अच्छा ये कौन था, ए कौन था, बी कौन था। तो हमारे पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी एरे का वेरिएबल है वो 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है या 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, दो एरे बना लेता हूँ। एक 1D एरे बनाता हूँ और एक 2D एरे बना लेता हूँ। मैंने ए नाम से एक एरे बनाया, बी नाम से एक एरे बनाया, और बनाने का भूल गया कि कौन सा 1D बनाया था, कौन सा 2D बनाया था। अब मैं अपने प्रोग्राम में स्क्रॉल नहीं करना चाहता ऊपर नीचे, तो किसी भी एरे के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एरे एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज भी इन्हें कहते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो आपको कोई इंफॉर्मेशन ला के दे, कोई ऑपरेशन ना करे। एक होता है फंक्शन, एक होता है एट्रीब्यूट। फंक्शन वो है जो ऑपरेशन करेगा, कोई लॉजिक लगाएगा। एट्रीब्यूट कोई लॉजिक नहीं लगाते। एट्रीब्यूट जनरली क्या करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन लाकर आपको देने वाला काम करते हैं। तो अब किसी भी एरे के ऊपर अगर आप एंडम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एंडम एट्रीब्यूट की पहचान कैसे होगी? उसके आगे कॉलिंग सिंबल नहीं होगा। तो अगर आपने किसी भी एरे पे डॉट लगा के कुछ लिखा और उसके आगे कॉलिंग सिंबल नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट ऑफ दिस एरे। मैंने क्या करा, बी का पूछा, तो ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 2, यानी ए जो एरे है उसकी डायमेंशन है 1, और जो बी एरे है उसकी डायमेंशन है 2, यानी कि ए 1D एरे है और बी आपका 2D एरे है। तो किसी भी समय पॉइंट, किसी भी जगह, किसी पॉइंट पर आपको एरे का डायमेंशन चेक करना है, तो आप कोट लिख के करें एंडम एट्रीब्यूट का यूज करके। इसके अलावा एक और है हमारे पास। आपको ये पता करना है मेरे एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, किस डायमेंशन में कितने एलिमेंट हैं। तो शेप एट्रीब्यूट ये बताता है एरे में किस डायमेंशन में कितने एलिमेंट हैं। अब ए तो 1D एरे है, इसकी तो एक ही डायमेंशन होगी, और उस डायमेंशन में कितने एलिमेंट है? 5। बी में 2 डायमेंशन है, तो पहली डायमेंशन में 3 एलिमेंट है, दूसरे में 4 है। तो देखो यहां बताएगा, ये इस तरह से बता रहा है जो ए है उसकी एक ही डायमेंशन है और उसका 5 एलिमेंट है। जो बी है उसमें 2 डायमेंशन है, पहली डायमेंशन को रो कहते हैं, दूसरी डायमेंशन को कॉलम कहते हैं। तो रो में 3 एलिमेंट है और कॉलम में 4 एलिमेंट है। अगर आप एरे बनाने के बाद ये पता करना चाहते हैं
कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका डी टाइप क्या है। मैंने बताया है तो मुझे याद रह सकता है, हो सकता है मैंने बताया ही नहीं है और नंपाई ने अपने आप दे रखा है कुछ। अब आज हमने जितने भी एरे बनाने के तरीके सीखे हैं, किसी में भी डी टाइप लगाया ही नहीं है, लेकिन होगा तो सबका ही। तो अब नंपाई एरे अपने आप हमारे लिए डिसीजन ले रहा है। मुझे पता करना है कि इस पर्टिकुलर एरे के डी टाइप क्या हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरे डॉट डी टाइप। तो डी टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका डेटा टाइप क्या है वो ला कर देता है। तो इंट 32 इंट 32। तो इस ए एरे के अंदर 5 एलिमेंट हैं, पांचों एलिमेंट 32 बिट्स मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 4 4 बाइट मेमोरी खा रहे हैं। इस बी एरे के अंदर 12 एलिमेंट हैं, तो ये 12 के 12 एलिमेंट हमारा 4 4 बाइट मेमोरी खा रहे हैं। एक और है साइज एट्रीब्यूट। साइज बताता है काउंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट कितने हैं एरे के अंदर, वो काउंट बताता है। तो ए एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5। और बी एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 12। ठीक है। तो साइज हमारा काउंट ऑफ एलिमेंट बताता है। तो दीज आर नोन एज एरे एट्रीब्यूट्स, एरे प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। एंडम रिटर्न्स डायमेंशन ऑफ एरे, शेप रिटर्न्स एलिमेंट इन ईच डायमेंशन, एक टपल की फॉर्म में आएगा। साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। डी टाइप रिटर्न्स डेटा टाइप ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो ये हमारे कुछ चीजें हमारी हो जाती हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब कुछ ऑपरेशन हमारे जिसमें हम किसी भी एरे की डायमेंशन को कैसे बदल सकते हैं वो वाले देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास कोई भी 2D एरे है, उसको बंडी में लाना है। बंडी है, उसको 2D में लेके जाना है। 2D है, उसकी शेप चेंज करनी है। मान लो 3x4 है तो 4x3 करनी है, या कोई भी इस तरह से करनी है। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई एरे है, कोई 2D एरे हमने मान लिया अपना। तो रैंडमली मैंने बना लिया, आप अपना कुछ भी बना लेना। इंटेंशनली मैं 12 एलिमेंट लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा आसान हो जाएगा 12 के साथ। अब मैं ये चाहता हूँ कि सर ये जो 12 एलिमेंट का अरेंजमेंट 3 रोज 4 कॉलम में है, इसको आप बदल दो। 4 रोज और 3 रो ले आओ, 4 रोज 3 कॉलम ले आओ। इसको चेंज करके इसमें ले आओ, 4x3 में ऐसे ले आओ। तो ऐसे ला सकते हैं, हमने कहा ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, ऐसा करने के लिए नमपाई के अंदर एक फंक्शन है np डॉट रीशेप। रीशेप फंक्शन कह रहा लाओ मुझे एरे दो जिसका शेप चेंज करना है। हमने कहा ए वाला एरे है, ये ले लो। तो ए एरे का शेप आपका चेंज हो जाएगा।
उसके बाद कॉमा लगाकर हमें बताना होगा कि इसका नया शेप क्या देना है। जो भी आप नया शेप देना चाहते हो वो आप यहाँ पर अपना दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो मान लो मैंने कर दिया 4, 3। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है जिसका नाम है ऑर्डर। क्या ऑर्डर रखना चाहोगे? तो यहाँ पर जो ऑर्डर आते हैं, या तो लिखते हैं यहाँ पर हम सी, या लिखते हैं यहाँ पर हम एफ। अब इनका मीनिंग क्या है बताऊंगा अभी। सी का मतलब होता है हमारा रो मेजर ऑर्डर। इसको बोलते हैं रो मेजर ऑर्डर। सर समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, भी समझाते हैं। तो अब आप क्या करो, इसको 4 क्रॉस 3 में लेकर आओगे। 1, 2, 3। तो मैंने खाली जगह बना ली, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, भरूंगा इन्हें अब। यहां से क्या करो, सी कह रहा है सोर्स मैट्रिक्स की पहली रो पढ़ो। पढ़ ली सर। 4 एलिमेंट आए, चारों एलिमेंट को टारगेट मैट्रिक्स में पेस्ट कर दो। 5। और टारगेट मैट्रिक्स में कैसे पेस्ट करोगे? ऐसे करोगे? नहीं। सी का मतलब है रो पढ़नी है और रो ही लिखनी है। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे। 5, 6, 4। सर एक बच गया, क्योंकि अब कॉलम हमें 3 ही चाहिए, कॉलम 4 चाहिए नहीं। तो कोई बात नहीं, रो मेजर का मतलब है अगली रो पर आ जाओ। तो अगली रो में क्या बचा? 2। सर एलिमेंट खत्म हो गए, फिर ले आओ जाके सोर्स से। फिर लेने गए, कैसे पढ़े? दूसरी रो पढ़ो। 6, 8, 3, 8, और रो में लिख दो 6, 8, 3, 8। खत्म हो गए, फिर ले आओ जाके 4, 6, 7, 5। ये हो गया रो मेजर। ठीक है। अब एक और होता है जिसका मतलब होता है कॉलम मेजर। एफ। एफ का मतलब होता है कॉलम मेजर। कॉलम मेजर का मतलब है कॉलम पढ़ो और कॉलम ही लिखो। ठीक है, खाली जगह भर लो पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पढ़ो पहला कॉलम। 5, 6, 4। लिखो पहले कॉलम में। कॉलम ही पढ़ना है, कॉलम में ही लिखना है। 5, 6, 4। सब खत्म हो गए। दूसरा पढ़ लो वहां से कॉलम अब। 6, 8, 6, 4, 3, 7, 2, 8, 5। तो अब आप बताओ यहाँ पर इसकी रीशेपिंग जो करना चाहते हो, किस ऑर्डर में करना चाहते हो? सी का मतलब है रो मेजर ऑर्डर में रीशेपिंग करेंगे। एफ लिखोगे तो कॉलम मेजर ऑर्डर में रीशेपिंग करेंगे। तो सर ये सी और एफ के पीछे क्या? सी का मतलब है सी लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मैट्रिक्स होती है वो रो मेजर ऑर्डर में लिखी जाती है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। एफ का मतलब है फोरट्रेन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज ऑफ फोरट्रेन। हमने इसका नाम भी सुना होगा, पहली बार सुना होगा, है एक लैंग्वेज फोरट्रेन। तो फोरट्रेन लैंग्वेज में जब मैट्रिक्स बनाई जाती है तो वो कॉलम मेजर स्टाइल में मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। इसलिए यहां पर क्या लिखना होता है? एफ। अब मैं दोनों करके दिखाता हूँ। तो ये बनी मान लो बी नाम की। मैं अपने वाले डेटा पर दिखा रहा हूँ, रैंडम डेटा था, आपका क्या बनेगा आप जानते होगे। ये एफ कर दिया। अब इन दोनों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये हो गया बी,
और ये हो गया सी। चेक कर लो। 5 6 4, 2 6 8, 3 8 4, 6 8। इधर आ जाओ। 5 6 4 6, 8 6 4 2, 7 2 8। ठीक है। तो इस तरह से रो मेजर, कॉलम मेजर रीशेपिंग होती है। और जब आप रीशेपिंग करते हैं और आप ये बताते ही नहीं है कौन सी करनी है, तो डिफॉल्ट इज, डिफॉल्ट आपका चलती है सी। तब अगर मैं यहाँ पर B C D, अब इसको प्रिंट कराऊंगा तो डी वाला वही होगा जो बी वाला था। तो जब आप रीशेप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका ऑर्डर चलता है हमारा सी लैंग्वेज स्टाइल वाला। सी लैंग्वेज स्टाइल इसलिए क्योंकि रीड और राइट ऑपरेशन फास्ट होते हैं रो मेजर ऑर्डर में। कॉलम मेजर में थोड़ा परफॉर्मेंस हमारी पुअर होती है, इसलिए हमारा मोस्टली लैंग्वेजेस जो इस बात को एक्सपोज ही नहीं करती हैं कि चल क्या रहा है बिहाइंड द सीन, वो सब रो मेजर स्टाइल फॉलो कर रही हैं। रीशेपिंग की जरूरत हमें दो मामलों पड़ती है। पहला, जब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे आगे चलकर अभी, उसमें पड़ेगी। और दूसरा, मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कई बार डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें रीशेपिंग करनी पड़ जाती है। अब जब आप रीशेप करते हैं तो रीशेप ऑपरेशन ये कह रहा है मेरा रिजल्ट हर बार एक नया एरे बना, लेकिन ऐसा नहीं है। रीशेप हो सकता है आपको व्यू देता हो, और हो सकता है आपको न्यू कॉपी देता हो। एक वर्ड और नया जुड़ने वाला है नंपाई के अंदर, जिसका नाम है व्यू। अगर कोई आपसे बोले एक एरे ऑपरेशन करने के बाद मुझे व्यू वापस करता है, तो इसका क्या मीनिंग समझें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कह दूं कि रीशेप ऑपरेशन, ये ऑपरेशन करने के बाद मुझे जो दे रहा है वो एक व्यू है, और दूसरी तरफ ये कह दिया गया कि ये वाला रीशेप ऑपरेशन करने के बाद जो मुझे दे रहा है वो एक कॉपी है, तो अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे क्या इसका मतलब है। मान लो ये मेरी ए नाम की एक्चुअल, ए नाम की हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स थी, मेमोरी में ऐसे मान लो रखी हुई है 5 6 4 2 8 3 8 4 6 7 5। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक व्यू है, तो व्यू का मतलब होता है हमारा सेम मेमोरी के अंदर बी रेफर कर रहा है, बी के पास अपने नए एलिमेंट नहीं हैं। और अगर आपसे कह दिया जाए कि ये एक न्यू कॉपी है, तो डेट इज डिफरेंट मेमोरी के अंदर चल रहा है। व्यू का मतलब है सेम मेमोरी। ठीक है। अब इसको सर थोड़ा प्रैक्टिकल समझाओ, ऐसे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, मेरे पास ए नाम का एरे है, जैसा था वैसा ही है। मेरे पास बी नाम का एरे है, ठीक है। मेरे पास सी नाम का एरे है, डी और बी एक ही है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा मैंने शब्द बदल दिए। 12 एलिमेंट का मेमोरी खर्चा हो रहा था पहले, जब मैंने रीशिपिंग करी तो 12 एलिमेंट खर्चा और हुआ होगा।
फिर मैंने रीशेपिंग करी, क्या 12 का खर्चा और हुआ होगा? क्या इस समय मेमोरी के अंदर 12 या 36 एलिमेंट होंगे? क्योंकि ए के पास अलग है, बी के पास अपने हैं, सी के पास अपने, या एलिमेंट 12 ही होंगे। ए अपने हिसाब से रेफर कर रहा है, बी अपने हिसाब से कर रहा है, और सी अपने हिसाब से, लेकिन तीनों के तीनों जहां एक ही मेमोरी में रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो मेमोरी बच रही है। और अगर ऐसा नहीं है, ए कह रहा है मेरे पास अपने 12 रखे हैं, बी कह रहा है मेरे पास अपने 12 रखे हैं, तो मेमोरी खर्चा बढ़ रहा है। तो अब हमें क्लैरिटी थोड़ी मिलेगी। अगर सिचुएशन पहले वाली है कि मेमोरी में एक ही बार 12 एलिमेंट आए हैं, ए अपने शेप के अकॉर्डिंग रेफर कर रहा है, बी अपने अकॉर्डिंग रेफर कर रहा है, इसको बोलते हैं व्यू। कि यहां पर ए एक्चुअल एलिमेंट है, बी और सी उसका व्यू है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, चेंज करता हूं। मैं गया एरे के जीरो इंडेक्स पर, उसके बाद जीरो इंडेक्स पर। बताओ, ए एरे के जीरो जीरो पर कौन है इस समय? ए के जीरो जीरो पर कौन है? 5। देखो ना ऐसे, 0 1 2, 0 1 2, यहाँ वाला एलिमेंट 0 0 कहलाएगा, यहाँ वाला 0 1, यहाँ वाला 0 2, मतलब रो कॉमा कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं ना। तो किसी भी एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर इंडिविजुअली रेफर करने का जो इंडेक्स सिस्टम होगा, उसमें पहले रो का इंडेक्स आएगा, उसके बाद कॉलम का इंडेक्स आएगा। ठीक है। मैंने क्या करा, इसको यहां बदल के 50 कर दिया। मैंने चेंज किस में करा है? सिर्फ ए में। बी में कोई चेंज नहीं करा, सी में कोई चेंज नहीं करा। मैंने प्रिंट कराया ए, सर चेंज हो गया ए में, वो तो होना ही था। अब खेल आता है बी में, दिखाओ सर हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हो गया बी में, देखो इधर, मेरे बी में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बी की शेप तो अलग है, लेकिन बी के पास जो एलिमेंट आ रहे हैं 12 है, वो नई मेमोरी में नहीं रखे गए हैं, वो वही एलिमेंट है जो ए के पास हैं, सिर्फ बी के पास नया शेप है। तो हम क्या बोलेंगे, बी कौन है इस बार? एक व्यू। तो बी क्या है हमारा? व्यू बना हुआ है। और सर अगर मैं सी को प्रिंट कराऊं तो सी में क्या चेंज हुआ? नहीं। तो सी क्या है हमारी? एक कॉपी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सी स्टाइल में रीशेप करते हैं तो हमें व्यू मिलता है, और जब हम एफ स्टाइल में रीशेप करते हैं तो हमें न्यू कॉपी मिलती है। रीशेप फंक्शन कह रहा है ये आपका एक्सपीरियंस है, बिहाइंड द सीन रीशेप डायनेमिकली अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि वो व्यू बना के वापस करे या कॉपी बनाकर वापस करे। देयर में भी चांस कि आपको व्यू मिल जाए, देयर में भी चांस कि आपको कॉपी मिल जाए। आपको पहले से कभी पता नहीं चलेगा। कितनों को समझ में आई ये वाली बात, व्यू और कॉपी वाली? एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। और अगर जिसको अभी भी समझ में ना आई है और वो एसक्यूएल जानता है, तो एसक्यूएल के अंदर व्यू होते थे, व्यू के पास अपना डेटा नहीं होता था, क्या बोलते थे उसे? वर्चुअल टेबल। तो ये जो बी है, ये वर्चुअल एरे है, इसके पास अपना डेटा है ही नहीं, ये तो ए वाले को रेफर कर रहा है। अगर ए में चेंज करा तो बी को चेंज मिलेंगे। समझ में आ गई कहानी? और जो सी वाला बना है, ये हमारा खुद का डेटा कंटेन करता है, ए में चेंज करोगे तो इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है। जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आखिरी अटेम्प्ट है मेरा समझाने का। ये ए है, ये बी है। ठीक है। हम बोलेंगे बी इज व्यू ऑफ ए। ये ए है, ये बी है। हम बोलेंगे बी इज कॉपी ऑफ ए। अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। तो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन एरे खुद कर रहा है, हम इसको फोर्स नहीं कर पाएंगे कि हमें कॉपी चाहिए या हमें व्यू चाहिए। अपना देखो मेमोरी में क्या बेस्ट हो सकता है, वो लाकर हमें दे दो। चलो।
अब वापस आते हैं। रीशेप कह रहा है मेरे कुछ और फीचर्स देखो। हमने कहा देखते हैं। तो हमने ए को रीशेप करा, मान लो 2,6 में। कोई बात नहीं, 2,6 में हो गया। 6,2 में करें तो 6,2 में हो जाएगा। 1,12, 1,12 हो गया। 12,1, 12,1 हो गया। अगर आप रीशेप में किसी एक डायमेंशन को बता दें और दूसरी डायमेंशन -1 कर दें, तो ऑटोमेटिकली दूसरी डायमेंशन ऑटो कंप्यूट कर ली जाती है। तो ए में कितने एलिमेंट थे? 12। आपने रो डायमेंशन बता दी 2। तो अब 12 पूरा करने के लिए कॉलम डायमेंशन कितनी होनी चाहिए? अपने आप कर देगा 6। 6 कॉलम। सोचो अगर मैं यहाँ 3 कर दूं, अब कॉलम कितने हो जाएंगे? 4। अगर मैं इसको 4 कर दूं, कॉलम कितने हो जाएंगे? 3। तो किसी भी एक डायमेंशन को अननोन बनाया जा सकता है, चाहे रो को बना दो, चाहे कॉलम को बना दो। लेकिन रीशेप ये भी कह रहा है गुणा बहुत जरूरी है। आपने ऐसे कर दिया, 12 एलिमेंट थे और रीशेप कर रहे हो 16 में, तो गिनती 12 की रहनी चाहिए रीशेप करने के बाद। गिनती अगर इधर उधर हो गई तो फिर रीशेप नहीं होगा। तो जितने साइज का एरे है उतने ही साइज में रीशेप हो सकता है, सिर्फ शेप बदल रहे हो। एलिमेंट जितने थे उतने ही रहेंगे, वो थोड़ी बदलेंगे हमारे। और आप बोलो सर दोनों की माइनस कर देते हैं। np डॉट रीशेप -1, मना कर देगा। कह रहा है कैन ओनली स्पेसिफाई वन अननोन डायमेंशन, एक तो बतानी पड़ेगी। एक को ही अननोन बता सकते हो बस। अगर हमने ऑर्डर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर सी चलता है। और सी ऑर्डर में ऐसा देखा जा रहा है कि व्यू बनता है, बट इट इज नॉट गारंटेड कि व्यू बनेगा। इस लाइन को दोबारा सुन लो। व्यू और कॉपी कब बनेगी ये कभी गारंटेड नहीं है। डायनेमिकली खुद डिसाइड करते हैं फंक्शन कि क्या बनाना सही रहेगा, बेस्ट मेमोरी यूसेज किसे मिल सकता है। ठीक है, चलो फिलहाल आज इतना ही। मंडे को मिलेंगे। मंडे को एरे आगे बढ़ाएंगे।